www.drtb.com। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर NK भट्ट, जो कि MD आयुर्वेदाचार्य हैं। आज उनसे जानते हैं कि इस कोरोना काल में आयुर्वेद का क्या महत्व है और आयुर्वेद की जो मेडिसिन्स हैं वो कोरोना के लिए किस तरीके से काम कर सकती हैं और उनकी क्या एडवाइजरी होगी कि इस कोरोना काल में जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके लिए आयुर्वेद की ओर से डॉक्टर NK भट्ट की क्या सलाह है, उसके बारे में जानेंगे। आइए आपको रूबरू करवाते हैं डॉक्टर NK भट्ट से। डॉक्टर NK भट्ट, आपका स्वागत है नेटवर्क। सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के दौरान आयुर्वेद का कोरोना के लिए क्या महत्व है और किस तरीके से आपकी एडवाइस होगी जो पेशेंट्स हैं कोरोना के या आम पेशेंट्स हैं, उनको आयुर्वेद में किस तरीके से क्या क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे वो स्वस्थ और दुरुस्त रह सकें। सबसे पहले तो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विचार पर समनंचम। इसका अर्थ होता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य का रक्षण करना, उनके स्वास्थ्य को सही रखना। तो हमारा कोरोना काल हमें यही सिखाता है कि पहले तो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं जिनको कोरोना संक्रमित नहीं है उन लोगों को जो है आप स्वस्थ रखें। उसके लिए आप अपना इम्यून बूस्टर जो हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, काली मिर्च हो गई, तुलसी हो गई, अश्वगंधा हो गया, इन सब चीज़ का सेवन आप करते रहे रेगुलर, तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ रहेगा, उसको संक्रमित होने का खतरा कम होता है। और इसी तरह जो संक्रमित हो गए हैं उनको भी इस काढ़े का सेवन करते रहना है। साथ में जैसे जैसे हमारी गाइडलाइन में आई है भारत सरकार द्वारा, उस तरह से करना है और बाकी आप साथ में ये काढ़ा जरूर लेते रहना है जी। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जैसे बरसात का मौसम है, कोरोना भी चल रहा है और इस वक्त डेंगू भी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। डेंगू ने वायरल इस वक्त काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ पर लोगों के बीच फैला हुआ है। तो क्या समझा जाए कि आयुर्वेद के नुस्खे जो हैं, जो काढ़े हैं, या फिर क्या आपकी ऐसी सलाह होगी जो इन सब डिजीज़ों को कंट्रोल करने में जो है क्या कहते हैं सहायक सिद्ध होंगी। मैं ये मानता हूँ कि अपने स्वास्थ्य की अपना इम्यून सिस्टम सही रखें आप, तो आपको जो ये संक्रमण है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर सही है, तो आपको ये जो सीजनल फीवर्स हैं, सीजनल कफ है, सीजनल राइनाइटिस है, ये होने का खतरा बहुत कम होता है। क्योंकि अगर आप अपना इम्यून सिस्टम अच्छी रखेंगे तो आपको ये सब चीज़ों का खतरा नहीं होगा किसी भी हालत में, चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो या फिर सर्दी हो। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है और आपने महारत हासिल किया है आयुर्वेद में। हमारे प्रदेश में आज भी आयुर्वेद की कमी हमें दिखती है, क्योंकि आयुर्वेद को जैसे हमारे प्रदेश को आयुष प्रदेश कहा जाता है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल जब निशंक मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हुआ करते थे तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया था, काफ़ी हद तक उन्होंने इस पर काम किया था। लेकिन उनके हटने के बाद इस दिशा में जो है जो कार्य हो रहे थे वो आज जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे। जब आयुष प्रदेश का नाम हमारे प्रदेश को दिया गया था तो आज आयुष की दिशा में हम लोग पीछे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि आखिर हमें और क्या कुछ करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा ये है कि एक्चुअली थोड़ा सा जब रमेश पोखरियाल निशंक जी थे तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को सपोर्ट किया था कि आयुर्वेद की तरफ हमें आना चाहिए, किंतु फिर उसके बाद सरकारें बदलती रही, थोड़ा सा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन फिर सेंटर में मोदी सरकार आई, उसके बाद उन्होंने एक आयुष मंत्रालय अलग से बनाया। पहले ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता था, किंतु उसके बाद उन्होंने एक आयुष मंत्रालय अलग से बनाया। उसके बाद जितने स्टेट्स हैं उनमें भी स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से बना। तो इसमें काफ़ी हद तक काम हो रहा है, धीरे धीरे ही होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। किंतु हमारा प्रदेश जड़ी बूटी के लिए इतना अच्छा सुटेबल है, इतना अच्छा वो है कि हमारा पूरा प्रदेश जो है केरल जैसे बनाया जा सकता है, कि एक आयुष प्रदेश बनाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जड़ी बूटियों की इतनी अंबार संभावना है, इतनी अच्छी संभावना है जो जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर बन सकती है। देखिए, जैसे नारायण दत्त तिवारी भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने समय में बड़ा प्रयास किया, उन्होंने हर्बल गार्डनों की स्थापना करी, एलोवेरा और कई ऐसी जड़ी बूटियां उन्होंने वहां पर लगाई। लेकिन आज देखने को मिलता है कि हमारे प्रदेश में या तो हमारे प्रदेश के किसानों को जो इन चीज़ों की पैदावार करते हैं उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, या फिर हमारे जो यहाँ के कृषक हैं वो इन चीज़ों के प्रति रुचि नहीं रखते।
मेन जो कारण है वो सारा कारण इस चीज़ का है कि हम लोगों को अभी जागरूकता की कमी है। हम आयुर्वेद की तरफ अभी बढ़े नहीं हैं इस प्रदेश में। सबको यही लगता है कि आयुर्वेद है, लंबा खाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ठीक होता है कि नहीं होता, इस तरह से। लेकिन इस चीज़ की जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है कि इनको आयुर्वेद की तरफ खींचा जाए, ताकि आयुर्वेद से ही ट्रीटमेंट किया जाए, आयुर्वेद से ही किया जाए। आज केरल आयुर्वेद का सबसे बड़ा हब है इंडिया के अंदर, सबसे बड़ा हब। क्यों है? क्योंकि उनको आयुर्वेद के ऊपर भरोसा है, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेद पे भरोसा है, इस वजह से जो है। तो इसी के सबसे पहले इनको आयुर्वेद की तरफ लाना पड़ेगा, आयुर्वेद का की तरफ जागरूक करना पड़ेगा। तभी अपने खेतों पे आप जो भी बो रहे हैं उस पर थोड़ा सा आयुर्वेद भी बोइए, तो आपकी धनोपार्जन भी होगा और आपका प्रदेश भी जो है सदृढ़ बनेगा। तो ये थे डॉक्टर एन.के. भट्ट, जो कि आयुर्वेद से महारत हासिल करे हुए हैं, एमडी आयुर्वेदाचार्य हैं। उन्होंने हमसे बातचीत करी और उन्होंने बताया कि आयुर्वेद का जो भविष्य है हमारे उत्तराखंड में, वो बहुत आगे तक जाने वाला है। लेकिन थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, सरकार को जागरूक करने की आवश्यकता है, किसानों तक उस जागरूकता को पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे हमारा जो प्रदेश है वो आयुष के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर के साथ कैलाश जोशी, देहरादून।